नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच गतिरोध का लगभग 1 महीना हो रहा है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। उम्मीदें हैं कि गतिरोध टूटेगा। इस सब के बीच भारत ने अपने बोफोर्स गन वहां पर तैनात किए। चीन अपनी सीमा की तरफ 2 किलोमीटर पीछे हटा, भारत 1 किलोमीटर पीछे हटा है। लेकिन इस सब के बीच अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और अगर वाकई युद्ध होता है तो किसमें कितना है दम, तो आज हम हर पैमाने पर आकर आपको बताएंगे कि आज का हिंदुस्तान चीन के मुकाबले कहां पर खड़ा है। क्या हम चीन को LAC से दूर खदेड़ पाएंगे? ऑफेंसिव एक्शन ले, उनको बोले भाई हटो, निकलो यहां से। क्या हम चीन की दादागिरी का मुंह तोड़ पाएंगे? हमारी भारत की आज जो सेना है वो 62 की सेना तो रही नहीं। इट्स ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। क्या हम चीन को उसी की जुबान में सिखा पाएंगे सबक? We are fully prepared to hold them and fight a battle. चीन की दिखेगी या दिखेगी हमारी धमक? भारत की जो स्थिति है, जो मिलिट्री और सिक्योरिटी की स्थिति है, वो कैपेबल है, कैपेसिटी है और मिलिट्री स्किल है। सेना के मामले में हम मजबूत हैं या वो? इसके 2.3 लाख की मिलियन की आर्मी है, हमारी उससे 1 मिलियन कम है। लेकिन यह पूरी 2.3 मिलियन एक जगह ले आएगा? वो 1 ब्रिगेड लाएगा, 2 ब्रिगेड लाएगा। क्या हमारे पास 1-2 ब्रिगेड नहीं है? साजो सामान के हिसाब से कहां ठहरता है मुकाबला? अगर उसके पास 3000 गन्स है तो क्या 3000 गन वो एक जगह ला सकता है? लेकिन वो कितनी लाएगा? 10 लाएगा, 20 लाएगा, 30 लाएगा, 40 लाएगा, 50 लाएगा, 100 लाएगा। 100 गन तो हमारे पास भी है ना। इंडियन आर्मी का जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है। इंडियन आर्मी का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। चाइना का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। क्या वो हमारी सीमा के भीतर है या हमने उसे रोक रखा है? हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। कौन सा देश हमारे साथ है, कौन है चीन के साथ? अमेरिका ने कड़े शब्दों में चाइना को वार्निंग दी है कि वो उनके एग्रेशन जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उससे काफी चिंतित है। मेड इन चाइना का बहिष्कार बन सकता है कितना बड़ा हथियार? हथियार से भी ज्यादा कोई मजबूत आज शस्त्र है तो बहिष्कार है। कि आप अपने बटुए से अपने मर्जी जता सकते हैं। आप कस्टमर हैं, कस्टमर किंग होता है। चीन एक ऐसा दुश्मन है जिससे निपटने के लिए शक्ति भी चाहिए और संयम भी, कूटनीति भी चाहिए और शौर्य भी, हथियार भी चाहिए और हाथ भी, चोट आर्थिक भी करनी होगी और सामरिक भी। नहीं, मेरे ख्याल कूटनीति से ही काम चलेगा। लेकिन अगर कूटनीति से फिर नहीं काम चलेगा तो फिर हालात किस करवट बैठेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। कूटना की बात करना देखिए बड़ा आसान बात होती है, लेकिन उसमें कोई भी सरकार उस नीति पर तब तक नहीं उसको लागू करेगी जब तक पानी सर के ऊपर से ना निकले। जब भी चाइना ने कोशिश की है एक किस्म से अपनी आंखें दिखाने की, तेवर दिखाने की, तो इंडिया अडिग रहा है। बिना ज्यादा हिस्ट्रियोनिक्स के, बिना ज्यादा जिंगोइज्म के हम लोग, चाहे वो डोलम रहा हो, चाहे वो तेपसंग चूमर रहा हो, चाहे आज हम अपने रेजोल्यूट रहे हैं। क्योंकि चीन चालबाज भी है और चालाक भी, शक्तिशाली भी है और विकसित भी। उसकी सेना का संख्या बल हमसे अधिक है, उसकी वायु शक्ति हमसे एडवांस है। पर यकीन मानिए, कागज पर शक्ति कभी भी रणभूमि में ताकत का पैमाना नहीं हो सकती।
सबसे पहले हम दोनों देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करते हैं कि कौन किसके मुकाबले कहां पर ठहर रहा है। अब इसमें देखिए, ये तो देखना होता है कि सैनिकों की संख्या कितनी है, साजो सामान, हथियार कैसे हैं दोनों देशों के पास, लेकिन इसके साथ ही ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि कितने मोर्चों पर देशों की सेनाएं उलझी हुई हैं, क्योंकि उससे सीधा समझ में आता है कि ताकत का बंटवारा कितना हो रहा है। उसी तरीके से अगर वायुसेना की शक्ति होगी, लेकिन ये देखना होगा कि वो विमान किस तरह की जगह पर अच्छे से उड़ान भर सकते हैं। आइए अलग अलग पैमानों पर दोनों देशों की सेनाओं की ताकत देखते हैं। दुनिया की सेनाओं की जब तुलना की जाती है तो ज्यादा विकसित देश होने के बावजूद चीन भारत से केवल एक पायदान ऊपर रहता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सैनिकों की संख्या और साजो सामान के मामले में वो आगे है। इन पर उसका खर्च अधिक है। भारत में सेना की एक्टिव पर्सनल की संख्या 14,44,000 है तो चीन की 21,83,000। हालांकि भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 21 लाख है और चीन की 5,10,000। एयर पावर में चीन आगे है। भारत के पास कुल 2,123 विमान हैं, चीन के पास 3,210। इनमें भारत के पास 538 फाइटर हैं, चीन के पास 1,232। भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 911। भारत के पास केवल 23 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, चीन के पास 281। जहां तक नौसेना का सवाल है, भारत का फ्लीट स्ट्रेंथ 285 है, चीन का 777। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन के पास 2। भारत के पास 16 सबमरीन हैं, चीन के पास 74। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं, चीन के पास 36। देखिए, हम ये कहते हैं हमेशा कि चाइना के पास इतने हजार टैंक है, इतने हजार गन्स हैं, इतनी हजार एयरक्राफ्ट है, हमारे पास इतने 100 हैं करीब। लेकिन वो पूरी एक जो ताकत है, अगर उसके पास 3,000 गन्स हैं तो क्या 3,000 गन वो एक जगह ला सकता है? लेकिन वो कितनी लाएगा? 10 लाएगा, 20 लाएगा, 30 लाएगा, 40 लाएगा, 50 लाएगा, 100 लाएगा। 100 गन तो हमारे पास भी है ना। हमारे पास सोल्जर, उसके 2.3 लाख की मिलियन की आर्मी है, हमारी उससे 1 मिलियन कम है। लेकिन यह पूरी 2.3 मिलियन एक जगह ले आएगा? वो 1 ब्रिगेड लाएगा, 2 ब्रिगेड लाएगा। क्या हमारे पास 1-2 ब्रिगेड नहीं है? अब वो उनकी कॉन्सेप्ट बदल गई है। अब उनकी कॉन्सेप्ट स्मॉल टीम हो गई है। दे रिलाई मोर ऑन हेलीकॉप्टर्स, दे रिलाई ऑन स्मॉलर टीम एक्टिविटी। स्मॉलर टीम माने कुड बी ए कंपनी, कुड बी ए कंपनी लेस, कुड बी ए बटालियन, smaller size forces which could be maintained, for which they have developed infrastructure। उतना हम भी अब कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर दोबारा कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुकाबले का नहीं है, लेकिन इट इज बिकमिंग एडिक्वेट, जो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जहां पर मुठभेड़ होगी, उस जगह बराबर की चोट मिल सकती है। सैन्य साजो सामान के मामले में पिछड़ने के बावजूद वो कौन सी बातें हैं जो भारतीय सेना को ज्यादा मजबूत बनाती हैं? भारत के पास युद्ध का जो अनुभव है वो चीन के पास नहीं है। आजादी के बाद हम अपने पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे जब हमने पहला युद्ध जीता था। जून 2018 में रिटायर होते हुए चीनी सेना पीएलए के जनरल ही ले ने सिंगापुर में आयोजित एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं बहुत जल्द रिटायर करने वाला हूं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मुझे कभी युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिला। चीन दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन उसकी फौज को आंकने की बारी आती है तो अनुभवहीनता की वजह से उसे कमतर आंका जाता है। मुकाबले में हमारी फौज के पास रेतीली जमीन पर युद्ध लड़ने का अनुभव है तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र बर्फीले सियाचिन में लड़ने का भी। मैं समझता हूं कि बहुत ही सक्षम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1967 से लेकर 1967 में हुआ था नाथुला का इंसिडेंट, तब से लेकर अभी तक जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने कहीं पर भी उनको अंदर घुसने नहीं दिया। और जहां कई जगह पर उनको मात भी, खासकर नाथुला का एरिया में या वांगडुंग के एरिया में 1986 में जब हमने उनका मुकाबला किया था, तो हमने उनको पछाड़ दिया था। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हमको मौका मिलता है या इजाजत मिलती है तो हम ऐसी बात कर सकते हैं।
आज हमारी आर्मी को पिछले 5-6 दशकों में जो एक्सपीरियंस है, हमारे सोल्जर्स अब बड़े कॉम्बैट हार्डी हैं। तो अब ये कोई ना समझे, ना चाइना, ना इंडिया, ना दुनिया समझे कि ये अब 1962 जैसी हालत हो सकती है। भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने की जबरदस्त क्षमता है। 1962 के बाद से लेकर के आज तक, चाहे वो सियाचिन हो या फिर कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड हो, सब जगह हमारी फौज ने अपनी जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन दिया है। तो मैं मानूंगा कि चाहे वो रेतीला इलाका हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, भारतीय सेना उतनी ही काबिल है जैसे वो प्लेन्स में लड़ रही हो। क्रिकेट में कहते हैं द बेस्ट प्रैक्टिस इज मैच प्रैक्टिस, यानी सबसे अच्छा अभ्यास वो होता है जो आपको मैच खेल कर मिलता है। और अगर युद्ध के लिहाज से हम देखें तो चीन के पास ये अभ्यास नहीं है। हाँ, ये सही है कि 1962 में उसने युद्ध जीता था, लेकिन उस समय के भारत को भी देखिए, हमारे सैनिकों के पास उस ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उन्हें कैनवस जूतों का इस्तेमाल करना पड़ा था। चीन लेकर आता था मशीन गन, धड़ल्ले से गोलियां चलाता था, और हमारे सैनिकों के पास जो बंदूकें थीं, जिनमें से एक बार में एक गोली निकलती थी, उन गोलियों का भी राशन था। आज हमारी सेना के पास मौसम के अनुकूल पहनावा है, जरूरत के हिसाब के हथियार हैं, और सबसे बढ़कर कैसे भी दुश्मन से सामना करने का हौसला। हमारी सेना छोटे से छोटा युद्ध लड़कर जीत चुकी है, जैसा 1971 में हुआ। तो सियाचिन का युद्ध तो 1987 के बाद से आज तक चल रहा है। यानी भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। हम तब तक अडिग रहते हैं जब तक अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते। हमने अपने डेकोरम को बना करके रखा, लेकिन हम बहुत फर्म थे ग्राउंड पर, और हमने उनको ये बता दिया था कि आप कुछ भी कर लो, इस लाइन के आगे हम आने नहीं देंगे, आपको तोरसा नाला तक हम नहीं आने देंगे। आपको यहाँ जितने दिन बैठना है बैठ जाओ, हम भी तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन हम इसके आगे नहीं आने देंगे। अगर आप इसके आगे आने की कोशिश की तो शायद इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जिसका मैसेज वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। एक ओवरऑल और सिक्योरिटी के मामले में जो एक ट्रेंड चला है, हार्ड डिसीजन का, एक रिजॉल्व का, एक नेशनल विल का, वो अलग है। बहुत बारीकी से अगर देखें तो जो 2017 में जून अगस्त डोकलाम में आपको दिखाई दिया था, 73 डेज स्टैंड ऑफ था, और अभी हालत अलग है। डोकलाम में 73 दिनों के गतिरोध में भारतीय सेना का यही संयम देखने को मिला था। चीन के किसी भी उकसावे पर हम शांत रहे, न गोली चली, न युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद में कामयाब रहे। भारतीय सेना वॉलंटरी फोर्स, यानी हमारे नौजवान अपनी मर्जी से सेना में भर्ती होते हैं। चीन की आर्मी ऐसी नहीं है। चीन में सेना ज्वाइन करना सरकारी नियम का हिस्सा है। यही वजह है कि भारतीय सेना में जज्बा अधिक है और चीनी सेना में जबरदस्ती। चीन की सेना वहां की सरकार ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है। तुलना में भारतीय सेना देश की सेना है, न तो किसी राजनीतिक पार्टी की, न ही सरकार की। ऐसे डोकलाम हुआ, या 2013 में हुआ जब उनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आ रहे थे, 2015 में हुआ जब उनके राष्ट्रपति ही भारत में आ रहे थे, 2017 में हुआ। इनसे साफ जाहिर होता है कि इनको जो हुक्म मिल रहे हैं ये डायरेक्ट सीएमसी से आ रहे हैं, और सीएमसी के जो इंचार्ज हैं वो है प्रेसिडेंट शी। इसमें भी आप अगर वही इंचार्ज है, वही अगर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो वो क्यों चाहते हैं? वो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन एक जगह है जहां चीन बाजी मारता है। ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और प्रोपेगेंडा में चीन माहिर है। अभी जो आप लद्दाख के अंदर देखेंगे, एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जहां चीनी और पाकिस्तानी हैंडल मिलकर
एक कहीं ना कहीं भारत और चीन के प्रति जंग उकसाने का एक काम कर रहे हैं, दूसरा एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि भारत की सेना दबाव में है। वीडियो शेयर करे जा रहे हैं, पुरानी फोटो शेयर करी जा रही है, जहां हमारे जो सैनिक हैं उनको एक दयनीय हालात के अंदर दिखाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए। चीन ने 1997 से ही एक मुहिम के तौर पर साइबर वॉरफेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय वो अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता था, पर धीरे धीरे वो इसे हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। चीन साइबर स्पेस के जरिए भारत की कई संवेदनशील जानकारियां चुराने की कोशिश करता है। इसी साल मार्च में राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले 5 सालों में चीन ने 1,29,747 भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया। दुनिया में सबसे बड़ी है। चीन का क्षेत्रफल दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जहां तक दुश्मनों का सवाल है, मुमकिन है दुनिया में इस मामले में चीन अव्वल हो। जाहिर है उसकी आर्मी भी बड़ी है, लेकिन उसकी ताकत बुरी तरीके से बंटी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत समेत 14 देशों से चीन की करीब 22,000 किलोमीटर की जमीनी सीमाएं लगती हैं। ये देश है नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन का पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर कोई न कोई झगड़ा है। यहां तक कि उसके सबसे करीबी नॉर्थ कोरिया के साथ भी सीमा विवाद रहा है। विषय को और बड़ा करके देखें तो साउथ चाइना सी में भी प्रॉब्लम है, ताइवान के साथ भी प्रॉब्लम है, वियतनाम के फिशिंग बोट के साथ भी प्रॉब्लम है, WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों है कि हर एक चीज सेम टाइम पर हो रहा है और उनमें हर एक में सेम कंटेंट है, सेम अग्रेसिवनेस है? हालत तो ऐसी है कि जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो तो एक बहुत ही सभ्य भाषा से बात करते हैं और एक बहुत मैच्योर तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब इस समय को आप देखें तो चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं वो तो एक वॉल्फ वॉरियर बन गए हैं। जो एक वॉल्फ का कंटेंट है वॉरियर के अंदर में और वो जो PLA की एक्टिविटीज में अग्रेसिवनेस आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि एक ही केंद्र बिंदु से चल रहा है, तो इसलिए ये बहुत नॉर्मल नहीं है। जमीनी बॉर्डर को लेकर चीन का सबसे बड़ा विवाद भारत से है, जबकि समुद्री सीमा को लेकर उसका विवाद जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ, खासकर दक्षिणी चीन सागर के छोटे देशों के साथ तो चीन का 36 का आंकड़ा है। ताइवान और हांगकांग को वो अपने ही देश का हिस्सा मानता है, जबकि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और कंबोडिया की जमीन पर भी अपना हक जमाता है। इसी वजह से दक्षिणी चीन सागर हर समय युद्ध का अखाड़ा बना रहता है। हांगकांग का इशू हो या ताइवान का इशू हो या WHO का इशू हो, तो चाइना बुरी तरह से यहाँ पर अभी बैकफुट पर है और वो नहीं चाहता है कि सारे देश मिलकर के उसके अगेंस्ट में कुछ बोले। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करें। देखिए, चाइनीज़ जो हैं वो आज की नहीं, ये हिस्टोरिकली है कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। उनका काम है कि दूसरे देशों की जो ज़मीन है उस पर हथिया लो उसको और फिर उसको बोलो नहीं जी ये हमारी थी। सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत है। तिब्बत कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वो पूरी फौज लेके वहाँ 1950 और 51 में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। यही चीज़ उन्होंने रशिया के अगेंस्ट करने की कोशिश की, वहाँ मुँह की खानी पड़ी। यही चीज़ उन्होंने वियतनाम के अगेंस्ट 1979 में करने की कोशिश की, वहाँ मुँह की खाई। अब सवाल उठता है कि अगर युद्ध होता है तो चीन और भारत के पड़ोसी देश किसका साथ देंगे? सबसे पहले जमीनी सीमा से लगे बड़े देशों पर नजर डालते हैं। भारत को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से, जो लगभग चीन के गुलाम की भूमिका में है, जबकि रूस से भारत के दोस्ताना संबंध है। रूस का झुकाव इन दिनों चीन की तरफ है, पर केवल अमेरिका का विरोध करने के नाते, और युद्ध की सूरत में मुमकिन है रूस तटस्थ रहे।
छोटे देशों की बात करें तो नेपाल ने साफ कह रखा है कि वो युद्ध में किसी का साथ नहीं देगा। बांग्लादेश में शेख हसीना से मोदी सरकार के अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ भारत का कोई विवाद नहीं, जबकि श्रीलंका और मालदीव के साथ चीन के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है और तजाकिस्तान में तो भारतीय वायुसेना ने एयरबेस बना रखा है। ताजिकिस्तान में फरकोर एयरबेस 2002 से रशिया की मदद से इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है। ये एयरबेस का चाबहार से सरफेस एक्सेस भी है। ये एयरबेस हमने खासकर अफगानिस्तान में जो है नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए बनाया था। वहाँ पे हमारा अस्पताल भी है, हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। दक्षिणी चीन सागर पर नजर डालें तो यहाँ पर चीन अमेरिका के सहयोगियों से घिरा हुआ है। चूंकि अमेरिका खुलकर भारत के साथ है, ये देश भी भारत का साथ देंगे। ऐसे में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर भारत के पाले में होंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में युद्ध की गलती करने पर चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। चीन से मुकाबला कई स्तर पर करना पड़ता है, कई मोर्चे खोलने होते हैं। कूटनीति का इस्तेमाल इसीलिए ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इसीलिए ताकि चीन को पीछे धकेल कर उसी की सीमा में रखा जाए। लेकिन एक और हथियार है, वो हथियार है आर्थिक, क्योंकि चीन बड़ी संख्या में जिन चीजों का उत्पादन करता है वो भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में क्या मेड इन चाइना चीजों का बहिष्कार हम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या यह सरकार की नीति में शामिल किया जा सकता है या केवल नागरिक आक्रोश के तौर पर? न झुकेंगे न पीछे हटेंगे, हम डटेंगे और लड़ेंगे। दिसंबर 1971 इतिहास गवाह है कि हमने दूसरे की जमीन पर आंख भी नहीं डाली। और वर्तमान गवाह है कि अपनी जमीन पर दूसरे को कब्जा करने देने की गलती हम दोहराएंगे नहीं। उन्नीस 1962 से 2020 तक हिंदुस्तान ने लंबा सफर तय किया है। हमारी सेना और मजबूत हुई है। चीन जैसे देश से हम डरते नहीं हैं। हमारे इंटरनेशनल दोस्त खुलकर हमारे पक्ष में हैं और विश्व संकट के बावजूद हमें एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति माना जा रहा है। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। इसीलिए बम बारूद नहीं, हमारे पास बॉयकॉट का भी हथियार है। मेड इन चाइना को टक्कर देने के लिए मेड इन इंडिया का पलटवार है। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। चीन का ग्लोबल नहीं, भारत के लोकल को विकल्प बनाने की हुंकार है। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। जब से चीन से बॉर्डर पर टकराव शुरू हुआ है, तब से भारतवासियों में भी उसके रवैये को लेकर आक्रोश है।
अभी गुस्सा चीन में बने मोबाइल ऐप्स पर निकल रहा है। टिकटॉक समेत कई ऐप्स को भारतीयों ने अपने मोबाइल से डिलीट किया और उसकी रेटिंग घट रही है। जो प्यार से मिला उसे प्यार से गले लगाते गए, पर तकरार पर उतारू हुआ तो सबक सिखाने में देश का बच्चा बच्चा आगे आ जाता है। अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन के दौर में चीनी सामान का बहिष्कार सरकारी नीति नहीं हो सकती, लेकिन नागरिकों के स्तर पर यह गुस्से के रूप में फूट रहा है। दिलचस्प ये है कि इस बार मुहिम की शुरुआत उसी लद्दाख से हुई है जहां भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे, मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। मेड इन चाइना के बॉयकॉट की मुहिम को लद्दाख से चिंगारी देने वाले सोनम वांगचुक पेशे से शिक्षाविद हैं। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने इन्हीं का किरदार निभाया था। सोनम की अपील के बाद सोशल मीडिया में चाइनीज सामानों के बहिष्कार को लेकर अभियान तेज हो गया, पर ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तक भारत में वो चीजें नहीं बनेंगी जिनके लिए हम चीन से सामान खरीदते हैं, तब तक मुश्किल पर नामुमकिन नहीं है। अगरबत्ती की काड़िया और चमचे आइसक्रीम खाते हुए ये भी चाइना से आते थे। जब मेरे सामने मैं पीयूष जी के पास गया और बहुत ड्यूटी लगाई तो ये इंडस्ट्री वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। मैंने बोला कोई नहीं, मैं सुनूंगा नहीं करूंगा ये। तो फिर मैंने उनको मजाक में कहा क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है कि वो भी आप इंपोर्ट करेंगे? तो फिर आज हमारे देश में चमचे भी तैयार हो रहे हैं। अगरबत्ती की 4000 करोड़ का इंपोर्ट है। अब अगरबत्ती वाले मुझे बता रहे कि सर हमने अभी तैयारी कर ली, वो बाम्बू का भी प्लांटेशन हो रहा है और 4000 करोड़ का इंपोर्ट बच रहा है। कोरोना फैलाने वाले चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। ऐसे वक्त में सवाल उठ रहा है कि जब चीन बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बना रहा हो तो सरकार चीनी सामानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती? सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। उदारीकरण के दौर में कस्टमर ही किंग है, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ऐसे में अगर भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार एक मुहिम का रूप लेता है तो चीन के पांव के नीचे से जमीन खिसकना तय है। चीन और भारत के बीच जो व्यापार संतुलन है वो असामान्य है। यानी चीन हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और हमारे सामान को इंपोर्ट कम करता है। तो अगर हम उस संतुलन को बनाने की कोशिश भी करते हैं तो भी भारत के व्यापारियों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। इसके साथ ही ये देख लेना भी अहम है कि क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये व्यावहारिक है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 2018 में भारत चीन के बीच 95.54 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत सिर्फ 18.84 अरब डॉलर थी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उसे 5 गुना ज्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को बेतहाशा फायदा हुआ। China accounts for nearly 95% of the rare earth market globally.
In 2019, it has produced around 132,000 metric tons of rare earth, whereas India has produced as low as 3,000 metric ton. चीन भारत को मोटे तौर पर जो चीजें बेचता है वो है मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, जैविक रसायन और खाद। बदले में भारत चीन को जो सामान बेचता है वो है कपास, तांबा, हीरा और अन्य प्राकृतिक रत्न। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को अगर किसी देश के साथ सबसे ज्यादा कारोबारी घाटा हो रहा है तो वो है चीन। 2018 में भारत को चीन के साथ 57.86 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ। ऐसे में अगर भारतीय लोग चीन के सामान का बड़े पैमाने पर बहिष्कार करते हैं तो भारतीय उद्योगों को नई संजीवनी मिल सकती है। देश में क्या क्या करने की जरूरत है, नीतियों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर। एक तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, गाड़ियों के कंपोनेंट्स हैं, टाइल्स हैं, खिलौने हैं, इनका सबका मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत में क्यों नहीं बना सकते। करीब 5 लाख करोड़ का से ज्यादा तो डायरेक्ट यही चीजें हम खरीद रहे हैं। 5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसके लिए एक स्पेशल जोन बनाना पड़े तो स्पेशल जोन भारत में बना दो। उनको जो चीनी प्रोडक्ट्स को compete करने के लिए, उनके मुकाबले में ठहरने के लिए जो भारत में हमें रणनीति बनानी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनको जो है अलग अलग प्रकार की जो भी सुविधाएं देने से लेकर के उसको टैक्सेशन में कुछ छूट भी देनी पड़ती है तो वो दे करके चीन का पहले तो ये करीब 5 लाख करोड़ रुपए का हम डायरेक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर पहले तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए। फिर यहाँ और उसके लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशन से जुड़े थिंक टैंक गेटवे हाउस ने अनुमान लगाया है कि चीन ने भारतीय तकनीकी स्टार्टअप्स में 4 अरब डॉलर निवेश किया है। भारत के 1 अरब डॉलर मूल्य के टॉप 30 स्टार्टअप्स में से 18 में चीनी फंड लगा हुआ है। भारतीय कारोबारों में शामिल प्रमुख चीनी फर्म में अलीबाबा, टेंसेंट और बाइटडांस हैं। दिक्कत यह है कि चीनी फर्म इन प्लेटफॉर्म्स की इकलौती मालिक नहीं होती। कई भारतीय और गैर चीनी निवेशक इन कंपनियों में से अधिकतर पर मेजॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चीनी या गैर चीनी के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल हो जाता है। चीन के बहुत सारे हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स खुले बाजार में बिकते हैं, जिन पर कोई ब्रांड नेम ही नहीं होता, जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। ऐसे में बहिष्कार के लिए खालिस चीनी सामान की पहचान करना बहुत मुश्किल है। साथ ही कुछ चीनी सामान ऐसे भी हैं जिसका भारत में विकल्प नहीं है। हालांकि बहिष्कार की चर्चा भर से चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनता है। ये सच है कि चीन के विकास की रफ्तार बहुत तेज रही है। हम कहीं पर उस रास्ते में उससे पिछड़ गए, लेकिन वक्त बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। हमें शुरुआत करने से भला कौन रोक सकता है। चीन 2003 में इंसान को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक भेजकर ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया था। भारत अभी अपने लॉन्चर के जरिए ऐसा करने पर काम कर रहा है और मिशन गगनयान 2022 के लिए तैयार हो रहा है। हमारा विक्रम रोवर 2019 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हुआ, पर चीन 2013 में ये कर चुका था। लेकिन दिल छोटा मत करिए, अव्वल तो बात प्राथमिकताओं की होती है। चीन ने जितने संसाधन इस पर खर्च किए वैसा भारत में अब तक नहीं हुआ। इसके बावजूद हमारे मिशन ऑन मार्स की बराबरी तमाम कोशिशें करके भी चीन नहीं कर पाया। दुनिया में भारत समेत केवल 5 देश मार्स की ऑर्बिट में प्रवेश कर पाए हैं और चीन इनमें शामिल नहीं है। The success of our space program is a shining symbol of what we are capable of as a nation. Our space program has been an example of achievement. चीन में बोलने की आजादी नहीं, चीन में सरकार की आलोचना जुर्म है। ऐसा करने वालों को रातों रात गायब कर दिया जाता है।
तियानमेन स्क्वायर की ऐतिहासिक तस्वीर अपने ही लोगों के दमन का खौफनाक चेहरा था, तो हांगकांग में उसकी बर्बरता की एक अलग ही तस्वीर दुनिया के सामने है। चीन को आज पूरा विश्व संदेह से देख रहा है, क्योंकि उसने कोरोना जैसे संकट काल में भी दुनिया को गुमराह किया। China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. Not only the public health measures during shutdown, but it should be the social and economic factors that we should consider. And what India is doing, as I said in my statement, is very, very important. कागजों पर शायद भारत को चीन से कई पैमानों पर अभी लड़ना होगा, पर यह सोच भी बड़ी है कि हमें इसकी शुरुआत तो करनी ही होगी। भारत में बनी चीजों का डंका दुनिया में बजे, भारत भी आर्थिक महाशक्ति बने, सैन्य शौर्य को एक राष्ट्रभक्त आबादी का समर्थन मिले। एक मामला सुलझता भी है तो चीन कोई नया मोर्चा खोल लेता है, इसीलिए चीन के खिलाफ हमारी तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।